जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कल हमने देखा कि ये वजीर खान अपने बादशाह से विनती कर रहा था, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन बादशाह उस पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि बादशाह था अपने गुरुजी के साथ नांदेड़ में। लेकिन फिर बादशाह जग गया 25 तारीख को, और फरवरी 25 को उसने फरमान भेजा लाहौर के इत्तेदार को। उससे कह दिया गया कि भाई तू वजीर की मदद कर। कुछ नहीं हुआ तो 12 फरवरी को दूसरा फरमान जारी हुआ कि बाबा बंदा बैरागी का जम्मू कश्मीर, सरहिंद और लाहौर, ये तीनों के जो इत्तेदार हैं वो तीनों मिल के तुरंत बाबा का बंदोबस्त करें। लेकिन इस बीच के 3-4 महीने में पंजाब का हर कोना बाबा ने मोमिन मुक्त कर दिया था। अब देरी नहीं हो सकती थी। बाबा ने तुरंत सतलज के पार जो सिख बैठे थे उनको संदेशा भेजा और वो कीरतपुर पहुंचे। बीच रास्ते में मलेरकोटला के नवाब शेख शेर मोहम्मद के साथ वजीर ने उन्हें रोकने का कुछ प्रयास किया। गांव में अफगान भी उनके साथ आ गए, लेकिन सिखों ने रोपड़ में उनको जबरदस्त शिकस्त दी। अब ये खालसा फौज 3 जगह पे एक साथ लड़ रही थी। मलेरकोटला में अफगानों के साथ, रोपड़ में वजीर के साथ, और बाबा खुद दिल्ली साइड के जो गांव थे वो मोमिन मुक्त करवा रहे थे। लेकिन इन तीनों का अब टारगेट था सरहिंद। ये तीनों अपने अपनी जगह पे जीत के एक साथ आ गए खरार में। ये खरार गांव है, ये अंबाला रोपड़ रोड पे बीच रास्ते पड़ता है। वहाँ सरहिंद में वजीर ने वो 15,000 की फौज खड़ी कर दी, जिसमें कहते हैं कि 500 गाजी थे, गाजी। वैसे मित्रों, हमको मालूम है कि अकबर भी खुद को गाजी कहलवाता था। ये गाजी वही होते हैं मुजाहिदीन, वो बम लगा के खुद को हमलावर नहीं होते हैं। अल्लाहू अकबर कह के बम से खुद को उड़ा देते हैं, उसी को गाजी कहते हैं। हाँ, तो ये तो 15,000 की फौज तो इन्होंने खड़ी कर दी। सामने थी खालसा फौज। अब खालसा फौज संख्या में तो बहुत बड़ी थी, लेकिन ना हथियार थे, ना तोपे थी, ना हाथी थे, ना घोड़े थे, ना ऊंट थे, कुछ नहीं था। हाँ, वैसे थोड़े घोड़े थोड़े बहुत थे, लेकिन कम थे। ये सरहिंद के सीमा पर खालसा फौज की संख्या लगभग 30-35 हजार हो गई थी। हथियार नहीं था, लेकिन जज्बा पूरा का पूरा भरा पड़ा था। 12 मई चप्परगिरी में दोनों आमने सामने हो गए। 12 मई 1710 को वजीर की तोपें आग बरसने लगी, लेकिन बाबा बंदा ने खुद सबसे आगे आकर जब दौड़ना शुरू किया तो खालसा में जैसे 100 हाथियों की ताकत आ गई। इससे क्या हुआ? इससे पहला शिकार हुआ नवाब शेर मोहम्मद। बाद में नंबर लगा ख्वाजा अली का। बाज सिंह ने घोड़े पे सवार वजीर को छाती पे प्रहार किया। वहीं फतेह सिंह ने तुरंत वजीर का हाथ काट डाला और वजीर खान को बंदी बना गया। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि उसी जगह पे बाबा ने वजीर खान को काट डाला। मारने के तरीके लोग अलग अलग बताते हैं, लेकिन एक बात पे सबकी समानता है कि मरा पड़ा वजीर हाथ पांव बंधे हुए सुबह को पेड़ पे लटका पाया गया। हमारा काफी खान भी यही मानता है। अखबारात दरबार ए मुल्ला में काफी खान लिखता है कि 13 मई 1710 के सुबह लड़ाई शुरू हो गई। शाम को वजीर मृत पाया गया, उसके लड़के और जमाई भी काटे गए। भाई, काफी को बहुत बड़ा दर्द हुआ कि ये सच्चे नमाजी को घसीट के अपमानित किया गया, मोमिनों को नहीं छोड़ा, जगह पे काट दिया। अब सारे तो सारे सामान्य नमाजी होते, जितनी भी फौज थी सब तो मुल्ले ही थे। अच्छा, ये 12 मई को लड़ाई हो गई और लड़ाई के बाद फिर सुबह
खालसा 13 मई को गांव में घुसने लगे। अब गांव के पूरे गेट्स तो बंद थे, लेकिन ऊपर दीवारों से फिर से तोपें आग बरसानी शुरू कर दी। तो खालसा ने क्या किया, खालसा एक डेढ़ किलोमीटर दूर वहां पे थोड़ा सा रुक गए। ये 13 मई को जो एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई, उसका टारगेट था अब सरहिंद गांव, क्योंकि गांव में रहता था वजीर खान का वफादार वकील सुच्चानंद या सच्चिदानंद। क्योंकि गांव में रहने वाला जो वजीर का खानदान था वो तो पहले ही अब दिल्ली भाग गया था। खालसा दोपहर को गांव के अंदर घुसे। वजीर का खाली पड़ा घर था, वो घर से 2 करोड़ रुपए की नगद राशि मिली। फिर खालसा गए सुच्चानंद के घर, वहां 50 लाख रुपए मिले और जेवरात मिले वो अलग। और मित्रों, यहीं उसी सरहिंद गांव में नारा लगा, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा। यही वो नारा था जो आज तक हम लोग कहते हैं, वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु दा खालसा। सरहिंद के सारे जितने भी परगाने थे, टोटल सरहिंद के 28 परगाने थे, बाबा ने अपने खालसा जत्थेदार 28 के 28 परगानों पे बिठाए। चारों ओर से ये जो चौधरी थे, अरोड़ा थे, अमीर थे, ये सब बाबा को तोहफे भेजने लगे, नजराना पेश करने लगे। कुछ ही दिनों में सिखों के पास सधौरा से रायकोट, मच्छीवाड़ा से लुधियाने तक और वहां से करनाल तक का इलाका बाबा बंदा बैरागी की खालसा फौज के अंडर आया था। झेलम से जमुना तक का इलाका सिर्फ 1 साल में, मित्रों सिर्फ 1 साल में, बहुत अद्भुत था ये। बंदा सिंह ये सिखों का पहला शासक बना। पूरी पंजाब में बाबा बंदा सिंह एक लोकप्रिय जत्थेदार बना। उन्होंने नारा बुलंद करके जनसामान्य ये सिख पंथ की ओर बड़े पैमाने पे लोगों को आकर्षित करने का काम किया। सिख रियासत ने बल्कि अपना संवत भी उसी साल से 1710 से शुरू किया था। इनफैक्ट बाबा बंदा सिंह ने अपने सिक्के भी 1710 से शुरू किए। हर प्रकार के गुनहगार को दंडित किया जाने लगा। समाज में ऊंच नीचता का भाव जो था वो खत्म कर दिया गया। राजकीय तौर पे ये बहुत बहुत बड़ा काम बाबा ने किया था। पंजाब से मुगलों को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया था मात्र 1 साल में। हर सामान्य के मन से वो अनामिक का डर जो था वो बाबा ने निकाल दिया। भक्ति योग के साथ ही क्षात्र धर्म की शिक्षा पंजाब में दी जाने लगी। ये मुखलिसपुर का किला था। ये मुखलिसपुर के किले को बाबा ने अपना बेस बनाया और उसको नाम दिया लोहगढ़। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पुराना लोहगढ़ का किला आज भी मौजूद है पुणे लोनावला के रोड के बीच, मड़वली गांव के पास। एक्सप्रेस हाईवे जो जाता है तो एक पुणे मुंबई का, वहां से आप लोहगढ़ का दर्शन कर सकते हो। मेरी तो सब सुनने वालों मित्रों से विनती है कि लोहगढ़ का ट्रेक आप जरूर करें जब भी समय मिले। बहुत बहुत जबरदस्त व्यू है, बहुत विहंगम दृश्य आपको आनंद देंगे। ये एक आयरविन चार्ल्स एक लेखक था। इस अंग्रेज ने अपनी समझ से बाबा बंदा सिंह के बारे में कुछ लिखा है, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करता। क्यों करे भाई? हाँ, हम तो हमारे गंडा सिंह जी जैसे प्रबुद्ध इतिहासकारों पे ज़्यादा विश्वास रखेंगे, ना कि अंग्रेज़ों पे, बिकॉज उनका चश्मा देखने का हमेशा अलग रहा है।
हाँ, डॉसन स्मिथ, कुछ दो चार लोग हैं विंसेंट स्मिथ जैसे, जिन्होंने बड़े कष्ट उठा के ये है अपना कर्नल टॉड है, जिन्होंने राजपूतों का इतिहास लिखा। बहुत सटीक सटीक लिखा है बहुत। चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। हमारे आदरणीय ये गंडा सिंह जी जो हैं, उन्होंने सिख इतिहास पूरा का पूरा रिकॉर्ड पे लाया है और उनका श्रेय उन्हें जाता है, क्योंकि इस सिख इतिहास के लिए गंडा सिंह जी ने अपना पूरा जीवन खपाया है। वैसे जाते जाते ये भी मैं बता दूं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि इंग्लैंड में वीर सावरकर जी ने सिखों का भी इतिहास पूरा का पूरा लिखा था। मादाम कामा जो थी वो फ्रांस में थी, तो ये हस्तलिखित गुप्त तरीके से हस्तलिखित की जो कॉपियां थी वो मादाम कामा के पास पहुंचा दी गई। अब जैसे 1857 स्वतंत्र युद्ध की कॉपियां जैसे भेजी थी, पहले फ्रांस गई, फिर बम्बई आई, बम्बई से फिर आई। और मित्रों मैं आपको बता दूं कि 1857 की जो ये बम्बई में प्रिंट की गई कॉपियां हैं, वो कॉपियां बांटने में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे भगत सिंह जी का है। ये बहुत सारों को मालूम नहीं, बिकॉज भगत सिंह खुद को वीर सावरकर का शिष्य मानते थे। ये हमको कभी बताया नहीं जाएगा। सावरकर बोले तो सिर्फ एक ही है, वो माफीनामा भेजा, ये भेजा, टू नेशन थ्योरी, माफीनामा भेजा, अंग्रेजों का चाटुकार थे, बस इतना ही। क्योंकि इनको इतना ही हमें दिखाना है नीर को छुपाने के लिए। चलो विषय पे आते हैं। तो जैसी 1857 की हस्तलिखित कॉपियां फ्रांस से बम्बई गई थी, तो उसी तरह से ये सिखों का जो इतिहास है ये मादाम कामा के फ्रांस तक पहुंचाया गया। अब हमारा दुर्भाग्य है कि क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। ये कॉपियां मुंबई जाते वक्त डर से समुंदर में फेंक दी गई, या फिर बीच रास्ते अंग्रेजों ने ये कॉपियां पकड़ के जला दी। मालूम नहीं क्या हो गया। सावरकर जी को भी नहीं मालूम। वो भी कहते हैं कि आज तक मुझे भी नहीं मालूम कि एग्जैक्टली हुआ क्या। लेकिन एक हमारा नुकसान ऐसा हुआ कि हम एक और महान ग्रंथ से वंचित रह गए। वैसे सावरकर जी ने नेपाल का भी इतिहास लिखा है, जो आज उनकी कॉपी नेपाल में सुरक्षित है। तो सरहिंदी का जीतना, जो ये जीत का असर मित्रों ये हुआ कि पहली और आखिरी बार गौर से सुनो मित्रों, उस जीत का असर ये हुआ कि पहली और आखिरी बार देवबंदियों के सहारनपुर में लोगों की घर वापसी शुरू हो गई। वहां का एक फौजदार था जलाल खान। जलाल खान ने सभी धर्मांतरित मोमिन को कैद कर लिया। बाबा जी को पता चला तो बाबा बंदा ने अपनी फौज सहारनपुर भेजी। थोड़ी बहुत झड़पें हुई, लेकिन खालसा ने यमुना पार करके सरसावा सहारनपुर में मोमिनों को शिकस्त की जीत प्राप्त कर ली। मोहम्मद हारिसी लिखता है कि पूरा सहारनपुर शहर सुनसान पड़ा है, सभी लोग भाग गए हैं। शहर का हर मोमिन सिखों के हत्थे चढ़ गया है। सबकी जायदाद सोना चांदी जब्त कर लिए गए हैं। सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर पीरजादा के गांव में सभी पीरजादाओं को काट डाला गया है। ये पीरजादा गोमाता के भक्षक थे। सिर्फ एक पीरजादा बुलंदशहर भाग गया, और अगर पकड़ा जाता तो सारी की सारी इन नालायक को भक्षकों की जो जमात है वो सारी की सारी नष्ट हो जाती। लेकिन एक बुलंदशहर में भाग गया। इसके बाद खालसा जलालाबाद घुसे।
जलालाबाद में जलाल खान को संदेशा भेजा गया कि तुरंत नवधर्मांतरित सिख जो हैं उनको छोड़ दे। अली हमीद की तरह ये पठान नहीं था जो भाग गया, ये साला भागा नहीं, उल्टा अपमानित करने का एक संदेशा भेजा। जुलाई 11 1710 को खालसा ननौटा घुसे। शेखजादा सैयद के घर जमी दोस्त करके 11 तारीख के अकेले दिन में खालसा फौज ने 1200 मोमिनों को काट डाला। और यही था मित्रों, यही था वो फूटा शहर। इस तरह से रामपुर, ननौटा, झुंझुना, बाकौर, कराना, बुधाना, सहारनपुर सभी सिखों के हाथ आया। सभी दोआब के अमीर उल मोमिनीन अवध या दिल्ली भाग गए। इसे कहते हैं डर। चलो देखते हैं जलालाबाद में क्या हुआ। वंदे मातरम।